नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार चौहान महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 9 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, और पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है तो कौन से प्रभाव के कारण? तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन के प्रभाव के कारण। तो उन्हीं टॉपिक को आज हम जो है लेते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे तापमान में परिवर्तन का प्रभाव। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, या इसको कह सकते हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव और उसके बाद में लेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो तापमान और दाब में परिवर्तन के प्रभाव की वजह से पदार्थ अपनी अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अब कैसे? देखिए, तापमान परिवर्तन के प्रभाव के बारे में क्या कहा जाता है कि यदि किसी ठोस को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसी ठोस को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब उसको ऊष्मा प्रदान करते हैं तो उससे होता क्या है कि जो ठोस के जो कण होते हैं, उन कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो हमने ठोसों को गर्म किया, उनको ऊष्मा प्रदान की, तो ठोस के जो कण होते हैं उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब क्या होता है कि जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ठोस के कणों में कंपन होने लगता है। ठोस के कणों में क्या होता है दोस्तों? ठोस के कणों में होता है कंपन। क्या होगा? कंपन होगा ठोस के कणों में। ये कंपन क्यों हुआ? क्योंकि कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है, इस गतिज ऊर्जा में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने की वजह से ही कणों में कंपन होना शुरू हो जाता है। और इसका प्रभाव ये होता है कि जब ऊर्जा ठोस कणों के मध्य में जो आकर्षण बल पाया जाता है उस आकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है, यानी उस आकर्षण बल को जब वो पार कर जाती है, क्योंकि ऊर्जा तो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाएगी। तो ऊर्जा जो होती है वो आकर्षण बल, ठोस कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उसको भी क्या कर जाती है? वो आकर्षण बल को वो पार कर जाती है, यानी कि आकर्षण बल से भी ज्यादा हो जाती है। तब क्या होगा कि जो कणों का जो आकर्षण बल होता है ये दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं वो समीप स्थित होते हैं, उनमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा पाया जाता है, तभी तो वो ठोस है। ठीक है ना? जब ऊर्जा बढ़ती है तो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होने लगता है, दुर्बल होने लगता है, और एक समय ऐसा आएगा कि आकर्षण बल के दुर्बल होते ही कण जो होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। और कणों के बीच की दूरी बढ़ने का मतलब है कि कण अपने नियत स्थान को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। और नियत स्थान को छोड़ने की वजह से उनके बीच में जो दूरी होती है वो बढ़ जाएगी, और दूरी के बढ़ते ही हम देखेंगे कि ठोस जो होते हैं वो पिघल करके किस में बदल जाएंगे? द्रव में बदल जाएंगे। तो ठोस पिघल करके, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे? किस में बदल जाएंगे? बदल जाएंगे किस में? वो बदल जाएंगे बेटा द्रवों में। ठीक है ना? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कणों के मध्य में जब दूरी जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो कण जो है अपने नियत स्थान को छोड़ने लगते हैं और कण अधिक स्वतंत्र जो है गति करने लगते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि कण अपने नियत स्थान को जब छोड़ने लगते हैं तो कण और अधिक, ठीक है ना, स्वतंत्र तरीके से गति करना शुरू कर देते हैं, और ठोस पिघल करके क्या बनने लगते हैं? द्रव बनने लगते हैं। और ठोस का पिघल कर में द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाना। ठोस अवस्था का किस में बदलना? द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। अब यहाँ पे परिभाषा आती है गलनांक की, कि गलनांक क्या होता है। इसमें कहा जाता है कि जिस ताप पर ठोस पिघल कर, जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। और ध्यान देना बच्चों कि जो गलनांक होता है किसका? बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का जो गलनांक होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या 273.16 केल्विन होता है। तो यहाँ पर ये बर्फ का गलनांक होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या होगा कितना? 273.16 केल्विन। अब दोस्तों, जब कोई ठोस पिघल करके द्रव में बदलता है तब तक उसका जो तापमान होता है वो हमेशा कैसा रहता है? नियत रहता है, स्थिर रहता है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आखिरकार वो ऊष्मा कहाँ जाती है? वो ऊष्मा कहाँ जाती है? उस ऊष्मा का क्या होता है वो समझेंगे अब हम। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि
हम कह रहे हैं कि जो ठोस है, ठीक है ना, ये ठोस क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और ठोस पिघल करके किस में बदल रहे हैं, द्रव में बदल रहे हैं। तो कहा जाता है कि जब कोई ठोस पिघल करके द्रव में बदलते हैं तब तक जो तापमान होता है वो तापमान नहीं बदलता, ठीक है ना, तब तक जो तापमान होता है तापमान नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता, तापमान नहीं बदलता, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना कि जब ठोस पिघल करके द्रव में बदलने लगता है, जब तक पूरा ठोस द्रव में नहीं बदल जाता है तब तक तापमान नहीं बदलता, तापमान स्थिर रहता है। तो आखिरकार जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा का क्या होगा, ये ऊष्मा कहाँ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, इन कणों के मध्य में जो आकर्षण बल पाया जाता है, उस आकर्षण बल को दुर्बल और कमजोर करके उन कणों के बीच में दूरी भी तो क्या करनी है, बढ़ानी है। तभी तो वो ठोस पिघल करके कौन सी अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था में आएगा। तो ठोस के कणों के मध्य में जो आकर्षण बल पाया जाता है उसको वशीभूत करने के लिए ये ऊष्मा जो होती है क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मानते हैं कि जो बीकर हो या जो कोई पात्र हो, उस पात्र के अंदर जो सामग्री ली जाती है उसमें ये जो ऊष्मा होती है छुपी हुई होती है, जिसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा। तो दोस्तों यहाँ पे परिभाषा बनी किसकी, गुप्त ऊष्मा की। कैसे बनी, हमने क्या कहा कि जब ठोस पिघल करके किस में बदलता है, द्रव में बदलता है, तब तक उसके तापमान में कोई बदलाव नहीं होता, तापमान नहीं बदलता है। तो आखिरकार ऊष्मा का क्या होता है, ये ऊष्मा कहाँ जाती है। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर यह है बेटा, हम क्या कह सकते हैं कि जो ठोस है, ठीक है ना, अब इन ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के कणों के मध्य, ठोस के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, अरे भाई ठोस के कणों के मध्य में पाया जाता है आकर्षण बल। क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, आकर्षण बल पाया जाता है। अब इस आकर्षण बल को, इस आकर्षण बल को क्या करना है, अरे इस आकर्षण बल को करना है कमजोर और दुर्बल, ठीक है ना। क्या करना है, आकर्षण बल को कमजोर और दुर्बल करना है। तो इसके लिए ठोस के कण क्या अवशोषित करेंगे, ऊष्मा को ही तो अवशोषित करेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो ठोसों के जो कण होते हैं, ठोसों के कण किसको अवशोषित करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो ये ऊष्मा किसके द्वारा ग्रहण की जा रही है, ठोस के कणों के द्वारा ग्रहण की जा रही है, अवशोषित की जा रही है। और ऊष्मा को अवशोषित क्यों किया, ताकि आकर्षण बल को कमजोर करके, ठीक है ना, कणों की गतिज ऊर्जा में, कणों की कौन सी ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में क्या करके, अरे कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करके, क्या करके, वृद्धि करके, ठीक है ना। आकर्षण बल को कमजोर और कणों की गतिज ऊर्जा में क्या की है, वृद्धि की, किसने, ऊष्मा ने, ठीक है ना, ऊर्जा ने या ऊष्मा ने। यहाँ चाहे तो आप क्या लिख सकते हो, ऊर्जा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करके क्या करती है, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी में भी क्या हो जाती है, क्या कर देती है, वृद्धि करती है, ठीक है ना। कणों के बीच की दूरी में भी क्या करती है, ये वृद्धि करती है, जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि ठोस जो होते हैं वो किस में बदलना शुरू हो जाते हैं, द्रव में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा प्रश्न ये था कि ठोस जब पिघल करके द्रव में बदलते हैं तब तक उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये ऊष्मा कहाँ जाती है। तब हमने इसका उत्तर प्राप्त किया कि ठोस के कणों के मध्य में जो आकर्षण बल पाया जाता है, उस आकर्षण बल को कमजोर और दुर्बल करने के लिए ठोस के कण उस ऊष्मा या ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ताकि आकर्षण बल को कमजोर करके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करके कणों की बीच की दूरी में भी ये क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है, ठीक है। और ये सब माना जाता है कि जो पात्र है या बीकर है उसमें ली गई सामग्री में ये ऊष्मा क्या होती है, छिपी हुई होती है, जिसको क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे, अरे गुप्त ऊष्मा किसको कहेंगे, प्रश्न है गुप्त ऊष्मा।
तो गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे? गुप्त ऊष्मा का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों, ये होगा इसका उत्तर कि पात्र या बीकर में ली गई सामग्री, यहाँ पे मान लीजिए जैसे सामग्री के रूप में हमने ले लिया किसको? बर्फ को। और बर्फ कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और बर्फ पिघल करके किस में आएगा? द्रव अवस्था में, यानी कि जल में। तो पात्र या बीकर में ली गई सामग्री में यह ऊष्मा छुपी हुई होती है। इसे क्या कहेंगे? इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये गुप्त ऊष्मा का जो है यहाँ पर हमें जो है जवाब मिला कि गुप्त ऊष्मा किसको कहेंगे? कि पात्र या बीकर में जो ली गई सामग्री है, जैसे माना जा सकता है कि बर्फ लिया हमने बीकर में, और वो बर्फ जो है बाद में पिघल करके बदल जाता है जल में, यानी कि द्रव में बदल जाता है। तो ये जो ऊष्मा है वो उसमें छुपी हुई होती है, इसी को हमने क्या कहा? गुप्त ऊष्मा कहा। अब हम बात करते हैं प्रसुप्त ऊष्मा की, कि भाई प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? कौन सी ऊष्मा की बात की जा रही है? प्रसुप्त ऊष्मा की बात की जा रही है। प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहा जाएगा? तो प्रसुप्त ऊष्मा किसको कहेंगे? प्रसुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है ना, किस पर? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है, ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन का मतलब तो हम जानते हैं, संगलन का मतलब क्या होता है? ठोस पिघल करके किस में? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। तो प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या बनती है? कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को पिघल कर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, इसकी परिभाषा क्या बनी? कि वायुमंडलीय दाब पर ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को पिघल कर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की क्या होती है? ऊष्मा की आवश्यकता, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की क्या कहेंगे? प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की क्या कहेंगे? प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक और परिभाषा आई और वो है प्रसुप्त ऊष्मा। तो प्रसुप्त ऊष्मा किसको कहा जाता है? परिभाषा क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम ठोस को पिघल कर किसमें? द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की क्या कहते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों जो ठोस है वो पिघल करके किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है, ठीक है ना। और हमने कहा कि ठोस पिघल कर किस में बदल गया? द्रव में बदल गया, ठीक है ना। द्रव में क्या होता है? बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जो द्रव बना है अगर
और अधिक उसको ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या होगा। और सीधी सी बात है, जब द्रव को और अधिक ऊष्मा प्रदान करेंगे तो कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी और कणों के मध्य में जो आकर्षण बल जो पाया जाता है वो और अधिक दुर्बल कमजोर हो जाता है और ऊष्मा इतनी अधिक हो जाती है कि ये कण जो है आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही कण अपने आकर्षण बल से मुक्त होंगे तो और स्वतंत्र तरीके से वो गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से और अधिक स्वतंत्र जो है वो क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और द्रव जो है वो बदल कर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ने जा रहे हैं वाष्पीकरण के बारे में और साथ साथ में क्वथनांक की परिभाषा भी इसमें समझेंगे, क्वथनांक किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, हमने कहा कि जो द्रव होते हैं, ठीक है ना, अगर द्रव जो हैं इनकी अगर मान लीजिए इनको द्रवों को और अधिक क्या प्रदान की जाती है, ऊष्मा प्रदान की जाती है। द्रवों को और अधिक क्या प्रदान की जाती है, ऊष्मा प्रदान की जाती है। तो द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, की जाती है। तो इससे क्या होगा कि द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और साथ में जो आकर्षण बल होता है वो और अधिक दुर्बल और क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, द्रवों के कणों के मध्य आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि ऊष्मा इतनी अधिक हो जाती है, गतिज ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कण अपने आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है जब ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है, ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि कण अपने आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। कण अपने आकर्षण बल से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और जब कण अपने आकर्षण बल से मुक्त होंगे तो इसका मतलब वो स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र होकर के सभी दिशाओं में गति करना शुरू कर देते हैं, अर्थात द्रव जो होता है वो उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं जिससे कण स्वतंत्र होकर जिससे कण क्या होकर के, स्वतंत्र होकर सभी दिशाओं में गति करने लगते हैं। ठीक है, और द्रव क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है और द्रव उबलने लगता है। द्रव जो होता है वो क्या होता है, उबलने लगता है। तो वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक की परिभाषा क्या बनी, क्वथनांक की परिभाषा यहाँ पर बन जाएगी दोस्तों कि वायुमंडलीय या वायुमंडल दाब पर वह
तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, कोई द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक क्या कहलाएगा दोस्तों? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखें? अरे भाई लिखेंगे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। यानी कि जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो जल जो होता है वो क्या होता है? उबलने लगता है। और जल जो होता है उबलने लगेगा तो जो कण होते हैं, जल के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और जल जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाष्पीकरण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं बेटा? हम इसमें ये लिख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल उबलने लगता है तथा इसके कण आकर्षण बल से मुक्त होकर सभी दिशाओं में गति करने लगते हैं और जल किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। जल किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है और जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि तापमान के प्रभाव की वजह से ठोस बदल जाता है किसमें? द्रव में, और द्रव बदल जाता है किसमें? वाष्प में। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो सकते हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो आपने देखा कि ठोस तापमान प्रभाव के कारण बदल गए थे किसमें? द्रव में। और द्रव जो होता है तापमान प्रभाव के कारण बदल जाता है किसमें? गैस में। किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो ये हुआ तापमान में प्रभाव के कारण। और हम ये कह रहे हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही, यहाँ पर तो द्रव अवस्था आ रही है बीच में, ठोस द्रव, द्रव के बाद में गैस, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित ही नहीं होते, ठोस से सीधे किसमें? गैस में बदल जाते हैं, या फिर गैस से किस में बदल जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? इस प्रक्रिया को कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो अगर आपसे पूछे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या होगी कि कुछ पदार्थों का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में बदलना ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन का एक छोटा सा क्रियाकलाप है, एक प्रयोग है, और उसके बाद में दाब में जो परिवर्तन के जो प्रभाव होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।